हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विप्रो कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि अभी जो करंट पैटर्न बन रहा है विप्रो कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल में, उसके हिसाब से क्या कंपनी को अभी हम लोगों को बाय करना चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो पूरे डिटेल में हम लोग इस वीडियो के दौरान हम लोग विप्रो कंपनी के पूरे पैटर्न को समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप जाके वहां से एक फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल के ग्रोथ कम्युनिटी का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कंपनी क्या करता है। कंपनी बेसिकली आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, जिसके अंदर कंपनी साइबर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करता है, डेटा एनालिटिक्स एआई के फील्ड में भी कंपनी काम कर रहा है, आईओटी के फील्ड में भी कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में भी कंपनी काम कर रहा है, जो कंपनी के बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई कर देता है। उसके साथ साथ कंपनी क्लेम करता है कि कंपनी डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज के मार्केट में वन ऑफ द मार्केट लीडर है। उसके साथ कंपनी एआई ऑटोमेशन के फील्ड में भी काम कर रहा है। अभी चले जाते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस पे। कंपनी के स्वॉट एनालिसिस पे कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल फैक्टर है जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस पे फर्स्ट है एस यानी स्ट्रेंथ। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट विथ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ बहुत ही स्मूथली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। उसके साथ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 4 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मॉडरेटली पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और उसके साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहा है और बेसिक ईपीएस भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। तो ये सारे फैक्टर कंपनी को दर्शाता है कि कंपनी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में या हो सकता है कुछ सालों में कंपनी एक अच्छा रिटर्न पोटेंशियल रखे। हमारे स्वॉट एनालिसिस के सेकंड पैरामीटर है कंपनी ने आरओई, आरओसी एंड ईपीएस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मूथली 2-3 सालों से ग्रो कर रहा है, राइट। तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर हम लोग आरओई देखें, आरओई यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से कंपनी लगातार बढ़ा रहा है। और अगर हम लोग स्टैंड अलोन में देखें जिसमें करंट ईयर भी इंक्लूड है, तो करंट ईयर का आरओई भी बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है। देखिए मार्च 2019 को था 15.41, उसके बाद हुआ 18.68 और करंट ईयर में भी यहाँ पे 18.68 दिखा रहा है। जब इसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगा ये भी थोड़ा अपडेट हो सकता है। उसके बाद कंपनी का आरओसी भी सेम है। कंपनी का आरओसी भी 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। तो मार्च 2019 में था 20.44 और करेंटली मार्च 2021 में 23.62 है, जो कॉन्स्टेंटली स्टेडीली ग्रो किया है। उसके बाद आता है कंपनी का ईपीएस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2017 से कंपनी लगातार अपना ईपीएस जो है वो बढ़ा रहा है, जो मार्च 2017 में था 12.25, करेंटली है 16.39%, जो स्टेडीली ग्रो किया है कंपनी का। उसके बाद अगर थर्ड स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो कंपनी अपना जो डेट है वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर आप कंपनी का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अपना डेट है वो घटा रहा है एच एंड एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर घट रहा है और कंपनी का जो शॉर्ट टर्म डेट है, अगर स्टैंड अलोन में आप देखें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग थोड़ा बढ़ गया है। अगर ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो शॉर्ट टर्म डेट है वो ईयर ऑन ईयर घटता ही जा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो एमएफ यानी म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई ने हाल ही में इंक्रीज किया है यानी बाय किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। देखिए कोई भी शेयर में जब कोई डीआईआई, एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाता है तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही अपना स्टेक बढ़ाता है, जो कंपनी के शेयर प्राइस को इंक्रीज करने में भी कंपनी को हेल्प करता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होता है जिस टाइम पे ये नहीं होता है, मगर मैक्सिमम टाइम अगर डीआईआई, एफआईआई का मनी
एक शेयर के अंदर नहीं होता है तो उस शेयर का बढ़ना करीबन इम्पॉसिबल ही हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो कैश कन्वर्शन सर्कल है वो बहुत ही लो है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैश कन्वर्शन डेज है 1, यानी एक दिन के अंदर कंपनी का कैश जो है, जिसको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है वो कंपनी को कैश प्रोवाइड कर देता है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपनी का ज्यादातर बिजनेस कैश में ही होता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज, अगर कंपनी आज रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर दे तो कंपनी अगले 4 महीने तक आराम से कंपनी अपना खर्चा निकाल सकते हैं। कंपनी के पास इतना सारा कैश है कंपनी के। इसके बाद कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीकनेस है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है। हाल में पिछले क्वार्टर में देखा गया है कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग है वो कुछ हद तक गिरा है, और जिसके साथ साथ डीआईआई और एफआईआई ने अपना शेयर इंक्रीज किया है। तो हो सकता है कंपनी के प्रोमोटर शेयर होल्डर ने अपना शेयर बेचा है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। मगर इस कंपनी के लिए ये नेगेटिव सिग्नल क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो मोर देन 73% है, जो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद जो थ्रेड है, कंपनी एक वैल्यू कंपनी है, कंपनी एक ग्रोथ कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और कंपनी का जो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्च 2017 को कंपनी का रेवेन्यू था 45,639.60 करोड़, और आफ्टर 5 इयर्स कंपनी का अभी रेवेन्यू है 50,229.40। हो सकता है कंपनी एक वैल्यू कंपनी है, कंपनी एक ग्रोथ कंपनी नहीं है, फिर भी कंपनी के अंदर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है। अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और कंपनी का रेवेन्यू ज्यादातर अपने एफएमसीजी सेक्टर और अपना जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वहां से आता है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है आईटी सर्विस से आ रहा है वो भी अच्छा खासा है। तो कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर हम लोग सिर्फ मार्केट साइज की बात करें आईटी सेक्टर की, जो 2025 तक हो जाएगा 1123.57 बिलियन डॉलर का, और ये ग्रो कर रहा है 8.02% के हिसाब से 2022-2005 तक। उसके बाद है एफएमसीजी मार्केट का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अभी करेंटली 9 to 10% ईयर ऑन ईयर। और अगर डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज में कंपनी वन ऑफ द वन मेजर की प्लेयर है। तो डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज का ग्लोबल जो मार्केट साइज है वो 2020 में है 72.2 बिलियन डॉलर का, और ये सीएजीआर 21.3% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो कंपनी में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ थ्रेड्स भी है, जैसे कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो पब्लिक शेयर है वो लो है। इससे क्या होता है, अगर एक कंपनी में डीआईआई एफआईआई का शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है और पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम है, तो जब डीआईआई एफआईआई उस शेयर से एग्जिट करना चाहेगा तब उस शेयर में एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में भी चला जा सकता है। तो अगर इस टाइप के कंपनी में आपका कोई भी शेयर है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि डीआईआई एफआईआई का बाइंग और सेलिंग प्रेशर कब आ रहा है। जब बाइंग प्रेशर आ रहा है तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस है। उसके बाद होता है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग कंपटीटर। आप जानते हैं आईटी सर्विस में सिर्फ इंडिया में कुछ कंपनीज ही नहीं है, ग्लोबली बहुत सारे कंपनीज है, और ये आईटी सर्विसेज कंपनीज ज्यादातर अपना रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से अर्न करता है। तो ग्लोबल और भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इमर्ज होने की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो और भी ज्यादा डिफिकल्टीज में आ जाता है। और कंपनी का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में है, तो उस सारे सेक्टर में भी बहुत सारा कंपटीशन है और आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे कंपटीशन मौजूद है। तो कंपनी के लिए एक थ्रेड है आने वाले टाइम पे कंपनी कितना अच्छे तरीके से अपना रेवेन्यू अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है अपने इन्वेस्टर के लिए। और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आने वाले टाइम पे भी हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी अच्छे तरीके से अपना रेवेन्यू अपना नेट प्रॉफिट अपना ईपीएस जो है वो ग्रो कर सकेगा। मगर ये जरूर ध्यान में रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस नेवर गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। उसके बाद है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होने की वजह से कंपनी के बहुत सारे टेरिटरीज में कंपनी अभी बिजनेस नहीं कर सकता है, तो ये भी कंपनी के लिए एक थ्रेड है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग एक बात में कहें तो कंपनी एक वैल्यू कंपनी है, और कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी को 7 out of 10 देना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से।
तो अभी हम लोग कंपनी के कुछ टेक्निकल फैक्टर को देखेंगे, कंपनी का जो सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखेंगे, और ग्लोबल जो सर्टेनिटीज और अनसर्टेनिटीज है उसे भी हम लोग एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन करेंगे कि कंपनी को अभी खरीदना चाहिए या वेट एंड वॉच लिस्ट में हम लोगों को डालना चाहिए। तो पहले हम कंपनी के कुछ टेक्निकल फैक्टर को देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले कुछ सेशन में अपना जो पिछला हाई है वो तोड़ दिया था, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। इस तरीके का पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक पिछला हाई को तोड़ दे, जो कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी हम लोगों को दर्शाता है। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे आके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा डाउन हुआ था। मगर यहाँ पे एक और भी इंप्रेसिव चीज है, जो क्लोज हुआ था वो पिछले हाई के ऊपर ही था। ये कंपनी का शेयर प्राइस में एक स्ट्रेंथ हम लोगों को दर्शाता है। तो अभी क्या इसको हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में अभी भी एक पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट अभी गिर रहा है, मगर जो आईटी सेक्टर है उसका जो शेयर प्राइस है ओवरऑल वो नहीं गिर रहा है। इसका वजह सिंपली ये हो सकता है कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो फिजिकली टूटने के बाद आईटी सेक्टर में एक डिमांड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम लोग वर्चुअली किसी भी कंट्री के साथ किसी भी प्लेस में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस आईटी सर्विसेज के द्वारा, जिसके द्वारा इस आईटी सेक्टर में एक ओवरऑल डिमांड क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो वो भी एक आईटी सर्विस होता है। अगर आप वर्चुअली किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी एक आईटी सर्विस के द्वारा ही पॉसिबल होता है। अब जो अभी इस यूट्यूब के द्वारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक आईटी सर्विस सॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में अभी भी एक पॉजिटिविटी है। और अगर हम लोग डोमेस्टिक गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपना लोन ले सकता है, जिसकी वजह से इस सारे सेक्टर में अभी ओवरऑल एक पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे और भी एक देखने की चीज है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में आईटी सर्विसेज कंपनीज ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोगों को दिखाया है, जो इस ओवरऑल सेक्टर को और भी एक पॉजिटिव दिग में ले जाता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, क्या हम लोगों को कंपनी के इस प्राइस पॉइंट पे कंपनी को खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, तो कौन से प्राइस में और किस वजह से खरीदना चाहिए। तो देखिए, मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी है और ग्लोबली आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा एक कंपटीशन है, और कंपनी और भी जो सेक्टर में रन कर रहा है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर में, वहां पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इसके हिसाब से कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट साइज है वो उतना बड़ा नहीं हो रहा है, और कंपनी अपना जो कैश है वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने 2-3 सालों में कंपनी का शेयर बायबैक किया था। तो कंपनी कब शेयर बायबैक करता है, कंपनी अगर अपना कैश एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता है तो कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर बायबैक करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ा देता है, और नहीं तो कंपनी अपना एक्सपेंशन करके शेयर वैल्यू बढ़ाता है। तो कंपनी अपना एक्सपेंशन उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है और अपना शेयर बायबैक कर रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी एक वैल्यू कंपनी हो जाता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप कोई सर्विस करते हैं, अगर आपको ज्यादा एनालिसिस करना नहीं आता है या आप ज्यादा एनालिसिस करना नहीं चाहते हैं, तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा कंपनी साबित हो सकता है आगे आने वाले 10 साल तक, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि विप्रो कंपनी का अगर शेयर का हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न करके दिया है, और जो बैंक के रिटर्न से कहीं ज्यादा है, एफडी के रिटर्न से कहीं ज्यादा है। और अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर है तो मैं आपको कहूंगा कि इस प्राइस पॉइंट पे आप कंपनी के शेयर प्राइस को खरीद सकते हैं, मगर उससे कुछ ज्यादा उम्मीद आप नहीं रखिए। 5 to 10% to 15% अगर आप शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर आशा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है। अगर आप निफ्टी के शेयर प्राइस को देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी लगातार गिर रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर को देखें, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर का जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं गिर रहा था। और अगर आप विप्रो की बात करें, विप्रो भी आईटी सेक्टर के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ही चल रहा है, और अभी कंपनी का जो प्राइस है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरा मानना है, अगर आप इस कंपनी के ऊपर से 5 to 10% to 15% अगर आशा रखते हैं तो ये कंपनी जनरेट कर पाएगा, उसका पोटेंशियल है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा खासा बाय वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। जो पिछला हाई था कंपनी का, यहाँ पे आके कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। अगर अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस 5 मिनट्स चार्ट में अगर पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज होता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ,
और एक बड़ा कैंडल बनाता है तो वो एक अच्छा बाय पॉइंट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 460 के नीचे, यानी पिछले हाई जो था उसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और प्राइस टारगेट आप उतना ही रखिए जहां तक इस कंपनी के चार्ट में एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल नहीं बन जाता। फॉर एग्जांपल, ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक कैंडल गिर रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा था मगर अच्छा वॉल्यूम नहीं था, तो कंपनी का शेयर प्राइस उतना नहीं गिरा। मगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस गिरा मगर एक अच्छे वॉल्यूम से, पिछले दिन का जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस कंपनी का शेयर प्राइस या कैंडल रेड हुआ था। तो उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा था। तो ऐसा कोई पैटर्न अगर आगे आने वाले टाइम पे कंपनी बनाए तो उस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम पे एफडी और बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर से मल्टीबैगर का उम्मीद रखते हैं तो 80% चांसेस है ये आपका जो उम्मीद है वो टूट जाएगा, क्योंकि कंपनी अपना जो कैश है वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी प्राइस टारगेट, स्टॉप लॉस और जो बाय पॉइंट है वो मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिए। आगे आने वाले टाइम पे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में अगर कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।